हाँ 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 हाँ। देखो तो, मैडम जी आराम कर रही है। मैडम जी, चाय लाऊं आपके लिए? जेठानी जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये नहीं तो क्या बोलूं तुझे। इतना काम पड़ा है और तू इधर आराम कर रही है। तेरा पति तो ये पैसा नहीं कमाता। तू और तेरा पति इस घर में सिर्फ मुफ्त की रोटी खा रहे हो। हमने क्या इधर ठेका लेके रखा है तेरे और तेरे पति का मुफ्त में देखभाल करने का? और ये महारानी एक काम नहीं करती। जेठानी जी, मैंने झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े सारा काम कर दिया है। सिर्फ खाना बनाना बाकी है और मैं जा ही रही थी। आ हा हा हा। देखो तो, मुफ्त में इनकी देखभाल करो और मुझसे ही जबान लड़ा रही है। जा, काम कर पहले। शीतल वहां से चली जाती है। ये है रितेश, जो घर का बड़ा बेटा है। इसकी शादी सुनीता से हुई है। और ये है सुरेश, जो घर का छोटा बेटा है। इसकी शादी शीतल से हुई है। 2 साल पहले ही इनकी माँ और पिताजी का मृत्यु हो गया था। अभी इस घर को रितेश चला रहा है। रितेश ही कमा रहा था और इस घर को चला रहा था। और दूसरी ओर सुरेश सिर्फ घर में आराम करता था। इसी वजह से सुनीता बहुत गुस्से में रहती थी और सुरेश और उसकी पत्नी शीतल से बहुत गंदे तरीके से व्यवहार करती थी। सुरेश अपनी पढ़ाई पूरा कर नहीं पाता, इसलिए उसको कंपनी में जॉब नहीं मिलता और घर में ही रहता है। सुनीता, तूने सुरेश को आज भी सिर्फ रोटी दिया है? इसको एक रोटी ही काफी है। दिन भर करता ही क्या है वो। ये सब तो सुरेश के लिए रोज का हुआ था। उसको ये सब सुन के बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। वो इसी में खुश था क्योंकि उसके पास खाने के लिए एक रोटी और रहने के लिए एक छत है। ये सब देख के शीतल की आंखों में भी आंसू आ जाता है। आपको नहीं लगता जी, आप जो भी पैसे कमा रहे हैं सिर्फ अपने भाई पे उड़ा रहे हैं? आखिर कितने दिन वो इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ेगा? तुम बोल तो सही रही हो। मैं दिन भर अकेले मेहनत करता हूँ और ये दिन भर आराम करता है। मुझे लगता है आपको सुरेश और उसकी पत्नी को घर से निकाल देना चाहिए। फिर ये पूरा घर आपका हो जाएगा। हाँ सुनीता, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। आपको जेठानी जी हर रोज ऐसे ही ताने मारती हैं। आप चुपचाप सुनते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। शीतल, तुम उदास मत हो। ये भी तो सोचो, मैं कुछ कमा नहीं पाता, फिर भी हमारे पास रहने के लिए छत है और खाने के लिए रोटी। सुरेश जी, ये कैसा जीवन है? आप ही सोचिए। दिन भर रोज ताने देते हैं, सुख शांति नहीं है। और रही बात आपका नहीं कमाने का, मैं इस घर में नौकरानी के जैसे काम करती हूँ। फिर भी जेठानी जी मेरे और आपके जीवन में सिर्फ कलेश ही करती रहती हैं। एक दिन ऐसा ना हो कि ये लोग मिलके हम दोनों को इस घर से निकाल दें। तुम ज्यादा सोच रही हो। ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरे भाई पे विश्वास है। यहाँ शीतल और सुरेश को ये नहीं पता था कि चिंगारी लग चुकी है। मतलब सुनीता ने रितेश को अपने भाई के खिलाफ कान भर दिया है। सुरेश, अरे वो सुरेश। हाँ भैया, क्या हुआ? अब इतने गुस्से में क्यों हैं? देख सुरेश, मैं तेरी और सेवा नहीं कर सकता। बहुत रह लिया तूने इस घर में। इस घर को पिताजी ने मेरे नाम पे किया है। तू चुपचाप अपना सारा सामान ले और अपनी पत्नी को लेके यहाँ से निकल जा। सुरेश को ये सब बातें सुन के बहुत झटका लगता है और अपना सारा सामान लेके शीतल के साथ वो ये घर छोड़ देता है। लेकिन दूसरी ओर सुनीता और रितेश की खुशी 7वें आसमान पे छू रही थी। तुमने सही कहा था शीतल। लोग कभी भी बदल सकते हैं। अभी तुम्हें भी लग रहा होगा कि क्यों मैंने ऐसे आदमी से शादी की। जी बिल्कुल नहीं। मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं आपके अच्छे समय में साथ रह सकती हूँ, तो आपके बुरे समय में भी साथ रहूंगी। मैंने बहुत पुण्य के काम किए होंगे जो मुझे तुम मिली, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? तभी शीतल को याद आता है कि सुरेश जी, आपको याद नहीं? बाबूजी मरने से पहले गांव की जमीन और घर आपके नाम पे किया था। अरे हाँ, अच्छा तुमने याद दिलाया। पता नहीं
कैसे ये चीज मेरे दिमाग से निकल गई थी। सुरेश और शीतल गांव में रहने लगते हैं। मुझे माफ कर दो शीतल, मेरी वजह से तुम्हें ऐसी गांव की घर में रहना पड़ रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुरेश जी, अभी ऐसी हालत में हमारे पास छत है, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं देखता हूँ मुझे यहाँ कहीं काम मिलता है या नहीं। इस गांव में मजदूरी करके थोड़े पैसे मिले तो हम कुछ आगे का सोच सकते हैं। उस दिन सुरेश को काम नहीं मिलता और वो दोनों पानी पी के सो जाते हैं। अगले दिन सुरेश फिर से काम की तलाश में जाता है। तभी उसको बचपन का दोस्त मिलता है, रमेश। अरे रमेश, कैसा है? बहुत दिन के बाद तुझे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ यार, कितने दिन के बाद मिला तू। लेकिन तू इस गांव में क्या कर रहा है? तभी सुरेश रमेश को सारी बात बताता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, रितेश भैया ने तेरे साथ ऐसा किया। तू फिक्र मत कर, मुझे एक आदमी पता है, उसको खेत में काम करने वाले की जरूरत है। तू कहे तो मैं बात करूं? हाँ यार, बात करके देख, तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तू भूल गया क्या, जब हम छोटे थे मेरी बाबा की तबीयत बिगड़ गई थी, तूने ही अपने बाबा से पैसे लेके मेरे बाबा का इलाज करवाया था। तूने मेरी मदद की थी तभी। इस बार मेरी बारी है और ये ले थोड़े पैसे, अभी फिलहाल इससे काम चला ले। सुरेश की आंखें भर आती है और सोचता है बुरे वक्त पे अपने से ज्यादा दूसरे ही मदद करते हैं। सुरेश शीतल को सारी बात बताता है। शीतल सब्जी और रोटी बनाती है और वो खा के सो जाते हैं। अगली सुबह सुरेश, सुरेश। रमेश, तू यहाँ, चल अंदर चल। मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। मैं तुझसे ये बताने आया था कि मैंने तेरे काम की बात कर लिया है। उन्होंने बोला है तू आज से ही काम को आ सकता है। चल मैं चलता हूँ, किसी और दिन आऊंगा तेरे घर। इतना बोल के रमेश चला जाता है। एक दिन अरे बेटी, मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया, कुछ खाना दे दे। छी छी, तुम लोगों को और कुछ काम नहीं है क्या? पता नहीं कहाँ से आते हैं। तुम लोगों को ना मर जाना चाहिए। जा अभी यहाँ से। वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। कोई है? सुनिए, कोई है क्या? हाँ माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? अरे बेटा, मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया। इनको देख के लगता है इनकी हालत हमारे से भी बुरी है। उस दिन सुरेश की इतनी कमाई भी नहीं हो पाती, इसलिए शीतल अपना खाना यानी सूखी रोटी वो बूढ़ी औरत को देती है। वो खाती है, लेकिन यहाँ एक चमत्कार होता है। वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं, माँ लक्ष्मी है। पुत्री, तुमने अपनी रोटी मुझे खिला के ये साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। माँ, आप मेरे घर आई, मेरे लिए यही बहुत पुण्य की बात है। ये लोग कढ़ाई, ये कोई आम कढ़ाई नहीं है, ये है एक जादुई कढ़ाई। इससे तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे घर पे बना रहेगा। इतना बोल के माँ लक्ष्मी गायब हो जाती है। आपका धन्यवाद माँ, आपका धन्यवाद। जब सुरेश घर को आता है, शीतल सब कुछ बताती है। शीतल, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। उस कढ़ाई से शीतल ने जो भी मांगा था, शीतल के सामने वो प्रकट हो गया था। उस दिन से उनकी सारी परेशानी खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ दूसरी ओर रितेश की कंपनी में बहुत नुकसान हो जाता है और वो दोनों सड़क पे आ जाते हैं। एक दिन जब कार में शीतल और सुरेश कहीं जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि
रितेश और सुनीता सड़क पे थे। भैया, आप ऐसी हालत में क्यों हैं? क्या हुआ? तभी रितेश सब कुछ बताता है। चलिए भैया मेरे घर। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। रितेश और सुनीता को एहसास होता है कि जो भी उनके साथ हुआ है ये सब उनके कर्मों का फल है। इतना सब होने के बाद भी सुरेश अपने भाई की परवाह करते देखे रितेश को एहसास होता है कि उसने जो भी उसके साथ किया था बहुत गलत किया था। सब लोग गाड़ी में बैठते हैं और साथ में खुशी खुशी से रहते हैं।